हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ नितेश। और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए जो चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको डेली लाइफ में इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे आज। जैसे कि क्वेश्चंस क्या है कि आप कभी बाल्टी में पानी रखते हैं तो बाल्टी का जो सरफेस होता है वो सरफेस आपको थोड़ा उठा हुआ दिखता है। सेम स्विमिंग पूल में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, स्टार्स आपको दिखते हैं लेकिन एक्चुअल में स्टार्स कहीं और होते हैं। सनराइज हो चुका है लेकिन सनराइज अभी तक हुआ ही नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, ये सारे आपको इस चैप्टर में जो है क्वेश्चन के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। प्लस आप कभी भी किसी ग्लास में पेंसिल को ऐसे रखोगे टिल्टेड मोड में तो क्या होगा, पेंसिल आपको यहाँ पे टूटी हुई दिखेगी। अभी टूटी हुई की दिख रही है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, इसमें कैसे इसके फेनोमेना हमको देखने मिलते हैं, तो इस चैप्टर में लोग बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट से, काफी बेसिक चीज से। हम लोग ने लाइट लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है। लाइट क्या होती है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बहुत ही छोटी सी बात हो गई, ठीक है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो हम सबको पता है। लेकिन लाइट एक्चुअल में क्या होती है, ठीक है, इसका और बड़ा डेफिनेशन क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर रेडिएशन कह सकते हैं, विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमको देखने के लिए हेल्प करता है। तो लाइट का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, दूसरी लाइट का इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अबे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको ठीक है समझते हैं। आपने 9th में ऑलरेडी सीखा है। यहाँ पे जो वेव है और रेडिएशन, इसको एक बार सीख लेते हैं। ठीक है, हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए वेव क्या होता है, आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि साउंड वेव। साउंड वेव में आपने फिर वेव्स के टाइप पढ़े थे, लॉन्जिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो उसमें क्या होता है कि साउंड वेव में पार्टिकल क्या होता है, वाइब्रेट करता है, उसके पास एनर्जी आ जाती है, तो उसके आगे वाला पार्टिकल भी क्या होता है, कोलिजन की वजह से वाइब्रेट करने लगता है। और ऐसे वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, एनर्जी एक पॉइंट से, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक ट्रांसफर होती है। ठीक है, जब ये पार्टिकल से जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो क्या हो जाता है, एक वेव बन जाता है। तो वेव बेसिकली क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड मोमेंटम। ठीक है, हम लोग खाली इतना ही ट्रांसफर ऑफ एनर्जी समझते हैं। दूसरा रेडिएशन क्या होता है, देखिए लाइट एक रेडिएशन है। ठीक है, जो लाइट आ रही है वो भी क्या है, रेडिएशन। बट रेडिएशन को और सिंपली वर्ड्स में कैसे समझ सकते हैं, वैसे मान लेते हैं गरम गरम तवा है। ठीक है, गरम गरम ऐसा कोई बर्तन है, अगर आप उसको बिना छुए आपको पता चल जाता है कि वो काफी गर्म है। कैसे मालूम पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसके कंटिन्यू वहां से क्या होती है, कुछ निकलता है। क्या निकलता है, वो हीट एनर्जी निकलती है। ठीक है, वो हीट एनर्जी क्या निकल रही है, उस बॉडी से एमिट हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिशन ऑफ हीट एनर्जी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेडिएशन। बात समझ में आ रहा है। तो किसी भी बॉडी से, जैसे आप बहुत भाग के आते हो गर्मी में, ठीक है, सब भाग के आते हो तो आपका बॉडी बहुत गर्म हो जाता है, तो आप बैठे रहते हो तो आपको धीरे धीरे आपको फील होता है कि आपके बॉडी से कुछ हीट बाहर निकल रही है, हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। तो दैट हीट एनर्जी इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ रेडिएशन। तो हीट एनर्जी क्या, रेडिएशन मतलब क्या, एमिशन ऑफ एनर्जी। एमिशन ऑफ एनर्जी, किसी बॉडी से एनर्जी का एमिट होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन। ठीक है, तो लाइट क्या है, वेव और रेडिएशन बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कौन सी टाइप की वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, ठीक है, इसमें ही बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखिए दो वर्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो मतलब आपको सबको मालूम है, समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ। तो इलेक्ट्रो मतलब समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक, और मैग्नेटिक तो समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक से कुछ मैग्नेट से रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए हम लोग बहुत ज्यादा डीप में जाके नहीं समझेंगे इस चीज को, हम लोग ऊपर ऊपर से आपके लेवल तक का समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड होने का क्या मतलब, लाइट में क्या इलेक्ट्रिसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है क्या, समथिंग ऐसे ही कुछ बोल सकते हैं। देखिए लाइट में क्या है, लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वेव है और मैग्नेटिक फील्ड की भी वेव है। मतलब क्या, अगर हम लोग वेव को कैसे, हम लोग ने एक वेव को ऐसे कंप्रेशन रेयरफैक्शन ऐसे एक वेव पढ़ा था। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वेव। और ट्रांसवर्स वेव कैसे पढ़ा था, ऐसे क्रॉस ट्रफ। तो लाइट क्या करती है, वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, लाइट पार्टिकल के फॉर्म में भी होती है। ठीक है, हम लोग वो सब नहीं देखेंगे, लाइट क्या है, वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो उसका वेव कुछ ऐसे बना सकते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा मान लेते हैं वेव है, लाइट क्या वेव है, ये भी इनकम्प्लीट है। लाइट के अंदर दो चीजें पाई जाती है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये क्या है, वेव है मान लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव ऐसे ऐसे चल रही है, और उसके ठीक परपेंडिकुलर क्या चलती है, मैग्नेटिक फील्ड की वेव। ठीक है, मैग्नेटिक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की वेव। जैसे मान लेते हैं कि
इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है, सांप जैसे चल रहा है, इमेजिन करो सांप ऐसा जमीन पे से रेंग रहा है, चल रहा है, ठीक है, वैसे वेव के फॉर्म में, और उसके ठीक परपेंडिकुलर क्या चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। दोनों वाइस वर्सा हो सकते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऐसे हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो दोनों की वेव क्या होती है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। तो लाइट में क्या तो लाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वेव प्रेजेंट होती है और दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। तो लाइट क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस स्टैंडर्ड में 9th में हम लोग ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। आपने पढ़ा था लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है। कैसे रिफ्लेक्ट होती है, जब ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लेते मिरर है, ठीक है, तो लाइट जहां से आ रही है, यहाँ पे लाइट आई, तो जो लाइट आ रही है इस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे सरफेस के जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग क्या बनाते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या कहते थे, नॉर्मल कहते थे, ठीक है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कुछ एंगल बनता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। अब लाइट इंसिडेंट हुई तो लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगी, तो लाइट रिफ्लेक्ट करती थी ऐसे कुछ अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है। मतलब जिस एंगल से लाइट आएगी उस एंगल से लाइट चली भी जाएगी, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता था। और दूसरा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा नॉर्मल के क्या होते थे, अपोजिट साइड में लाई करते थे। ये हम लोगों ने कुछ लॉस पढ़े थे। और एक और चीज, मानते हैं इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे है। अगर मैं कुछ तीनों को साइड से देखूंगा तो क्या होंगे, तीनों मुझे एक स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे, मतलब क्या है, दे आर इन द सेम प्लेन, 2 डायमेंशनली, ठीक है। मतलब अगर मान लेते हैं ये आपको ऐसा दिख रहा है तो अभी आपको ये स्ट्रेट लाइन में दिख रहा होगा, तो बताइए क्या है, सेम प्लेन में। लेकिन आपको ये ऐसे दिख रहा है, रिफ्लेक्टेड है, मान लो आपको ऐसे दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा, तो ये सेम प्लेन में नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ बेसिक लॉस पढ़े थे रिफ्लेक्शन के बारे में। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। देखिए रिफ्रैक्शन को हम लोग सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन को बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट के बेंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। बट एक करेक्ट डेफिनेशन नहीं, ठीक है। अगर इसका करेक्ट डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ करेक्ट डेफिनेशन क्या होता है, when light travels from one transparent medium to another transparent medium, its velocity and direction चेंजेस, ठीक है। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट की वेलोसिटी और लाइट की जो डायरेक्शन हो जाती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या, जिस मीडियम से लाइट इजीली ट्रैवल हो सकती है, ग्लास, वाटर, एयर, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब देखिए एक्चुअल में जो वेलोसिटी और डायरेक्शन क्या होती है, लाइट की चेंज होती है कब, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है। लेकिन लाइट की ओरिजिनल वेलोसिटी कितनी है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती है, लाइट की इतनी ज्यादा स्पीड है, ठीक है। लेकिन जब लाइट ये कब है, वैक्यूम में या फिर एयर में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन लाइट का रिफ्रैक्शन होता है कब, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है। अब इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, ग्लास का स्लैब ले लेते हैं। एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। ग्लास स्लैब मतलब क्या, कांच का एक ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का टुकड़ा है, ठीक है, ग्लास। और यहाँ पे क्या है, एयर है, ठीक है। अब देखिए मैं अगर आपको पूछूंगा एयर और ग्लास में कौन ज्यादा डेंसर है, तो आप बोलोगे सर ग्लास ज्यादा डेंसर है। डेंसर मतलब क्या, ये ज्यादा डेंसर मीडियम बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक है। और एयर क्या होगा उसके कंपेयर में, लेस डेंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर और मीडियम। बट अगर मैं आपको पूछूं कि आपने रेयर और डेंसर कैसे डिसाइड किया, तो आप बोलोगे सर कि कितने वॉल्यूम में, कितने स्पेस में, कितने एरिया में कितना ज्यादा पार्टिकल मास कॉन्सेंट्रेटेड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यादा डेंसर है।
जैसे मान लेते हैं एक रूम में, क्लासरूम में, अगर आपके क्लासरूम में 100 बच्चे हैं तो अमाउंट ऑफ मास क्या है, ज्यादा है उसी वॉल्यूम में। और वही क्लासरूम में अगर वही सेम आइडेंटिकल क्लासरूम में अगर 10 बच्चे हैं तो दोनों कंपेयर में पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, कौन ज्यादा डेंसर है? जिस क्लासरूम में 100 लोग हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वहां पे मास क्या है, ज्यादा, 100 लोगों का मास ज्यादा है, और लेकिन स्पेस दोनों में सेम है, दोनों क्लास में। तो डेंसर, ये जो डेंसिटी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी। कितने स्पेस में कितना मास ऑक्यूपाइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी। बट यहाँ पे अगर आप वो सेम लॉजिक यूज करोगे तो आप फंस जाओगे। यहाँ पे आपने क्या सोचा होगा, एयर में तो पार्टिकल्स ऐसे ऐसे दूर दूर होते हैं और ग्लास में तो एकदम ऐसे पास पास होते हैं, तो ये ज्यादा डेंसर होगा। ठीक है, हाँ डेंसर है, लेकिन कौन सा डेंसर, मास डेंसिटी इसकी ज्यादा है। लेकिन जब हम लोग लाइट पढ़ते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब कोई किसी चीज को रेयर है या फिर किसी चीज को डेंसर कब बोलते हैं, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी देखते हैं। क्या देखते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, अभी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या चीज है, अभी देखिए लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो मैंने क्या बोला, लाइट का क्या होता है, बेंड होता है। ठीक है, अब उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम से नहीं समझेंगे, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है हम लोग डायग्राम्स के थ्रू बता सकते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट का क्या होता है, बेंडिंग होता है। ठीक है, तो किस मीडियम में कितना ज्यादा लाइट बेंड हो रहा है उसको, उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ कि ऑयल एंड वाटर। अभी आपको मैं पूछूं ऑयल और वाटर में से कौन ज्यादा डेंसर है, तो आप बोलोगे वाटर ज्यादा डेंसर है। कैसे, अगर आप ऑयल को वाटर पर डालोगे तो वाटर हमेशा नीचे रहता है और ऑयल हमेशा उसके ऊपर फ्लोट करता है, मतलब ऑयल की जो डेंसिटी है वो क्या है, वाटर के कंपेयर में कम है। ठीक है, ये आप सब मानते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं ऑयल क्या है, ऑयल क्या है, वाटर से ज्यादा डेंसर है, लेकिन कौन सा डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर ज्यादा है। ठीक है, मानते हैं वाटर है और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ऑयल है। ठीक है, ये ऑयल है और ये वाटर है। ठीक है, अब ऑयल जो होता है वो मास डेंसिटी के हिसाब से वाटर से कम डेंसर होता है, लेकिन ऑप्टिकली डेंसिटी के हिसाब से ऑयल इज मोर ऑप्टिकली डेंसर विद वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लेते हैं मैं एक लाइट रे को इंसिडेंट करूं ऑयल पे, तो लाइट रे क्या होगा, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट क्या होगा, बेंड हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर इसी में वाटर में अगर मैं लाइट रे से इंसिडेंट करूं तो लाइट ऐसी जानी चाहिए, लेकिन लाइट कुछ ऐसे बेंड होगी। तो किसमें आपको बेंडिंग ज्यादा दिख रहा है, ऑयल में बेंडिंग ज्यादा दिख रहा है, मतलब ऑयल इज मोर ऑप्टिकली डेंसर विद वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है कि एयर इज अ रेयर मीडियम, दैट इज करेक्ट, बट एयर इज ऑप्टिकली लेस डेंसर विद ग्लास, दैट्स व्हाई इट्स रेयर, और ग्लास इज ऑप्टिकली मोर डेंसर विद एयर, इसलिए वो क्या है, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ऑप्टिकली डेंसर वर्ड आपको ऑप्टिकली डेंसिटी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई ग्लास डेंसर मीडियम क्यों और एयर रेयर मीडियम क्यों, क्योंकि ग्लास इज अ ऑप्टिकली डेंसर कंपेयर टू एयर। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक इंसिडेंट रे लेते हैं, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे जा रही है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब ये क्या है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम लोग क्या बनाते हैं, एक नॉर्मल बनाते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो ये क्या है, नॉर्मल है। और नॉर्मल से और इंसिडेंट रे में कुछ एंगल बन रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, अब देखिए लाइट की जो डायरेक्शन, देखिए लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है अनलेस एंड अनटिल उसके बीच में कोई दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम ना आ जाए। ठीक है, तो लाइट जाना कैसी चाहिए थी, लाइट ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन कुछ ऐसी थी, लेकिन अब लाइट क्या हो रहा है, एयर से मीडियम में, दूसरे मीडियम में जा रहा है, ग्लास मीडियम में जा रहा है, तो लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो लाइट क्या होगी, बेंड होगा, तो लाइट बेंड होगा तो कहां होगा, ऐसे कुछ टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, और जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जो रे है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, इतना समझा, जिसे वहां पे आई और आर इक्वल होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता था, वैसे यहाँ पे ये इक्वल नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब लाइट एयर से रेयर टू डेंसर गई तो लाइट कहां बेंड हुई, नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर एक सरफेस देखूं तो लाइट अभी ग्लास से अगेन एयर में जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये भी एयर है ना, तो ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर तो भी रेयर जा रही है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये अब यहाँ के क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, और यहाँ पे जो नॉर्मल होगा, ठीक है, ये n1 बोल सकते हैं, फिर सेकंड नॉर्मल। ठीक है, और ये जो एंगल होगा क्या होगा, अगेन इंसिडेंस एंगल होगा, इस सरफेस के लिए, इस दो मीडियम के लिए क्या होगा, ये इंसिडेंस एंगल होगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये भी आई है तो इसको मैं इसको I1 दे देता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है।
अब देखिए लाइट ओरिजिनली जाना कैसे चाहिए, लाइट ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। बट लाइट अब कैसे ट्रेवल करेगी, लाइट क्या करेगी, अब मीडियम चेंज कर रही है ना, अब डेंसर टू रेयर जा रही है। जब रेयर टू डेंसर जा रही थी तो लाइट कहाँ बेंड हुई, टुवर्ड्स नॉर्मल। अब जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो लाइट कहाँ बेंड होनी चाहिए, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। ये लॉज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। लाइट कहाँ बेंड होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा दूर बेंड होगी। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ई। ई मतलब क्या, एमर्जेंट एंगल, एमर्जेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक है। और इसको हम एमर्जेंट रे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए लाइट की जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी वो कैसी थी, ऐसे थी। लेकिन लाइट एक मीडियम से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे, ऐसा मतलब ओरिजिनल वापस अपने मीडियम में गया। तो लाइट क्या हुआ, लाइट का जो डायरेक्शन है, देखिए लाइट पहले ऐसे जा रही थी, लाइट यहाँ पे थोड़ी शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस शिफ्ट हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपैरेंट शिफ्ट। ये लाइट का क्या है, अपैरेंट शिफ्ट ऑफ लाइट। लाइट ओरिजिनली ऐसे जा रही थी, लेकिन लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद एयर से वापस एयर में आई, लेकिन दूसरा एक बीच में मीडियम था, इसके वजह से क्या हुआ, लाइट थोड़ी अपैरेंटली शिफ्ट हो गई। इसी अपैरेंट शिफ्ट की वजह से हम लोग को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फेनोमेना देखने मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्या क्या नियम है रिफ्रैक्शन के, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए पहला सबसे इजी, मैं आपको बोल रहा हूं इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल के आपको अपोजिट दिख रहे हैं। तो क्या हुआ, पहला लॉ, इंसिडेंट रे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फुल फॉर्म में लिखना, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर अपोजिट टू नॉर्मल, अपोजिट टू नॉर्मल, ठीक है। काफी इजी है। तो ये पहला। अब इसमें दूसरा आता है, ठीक है, इसको हम लोग अलग से लिख रहे हैं। अब देखिए जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में है क्या, आप इसको एक पेपर में बना सकते हो, मतलब क्या एक ही प्लेन में। मान लेते हैं इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, सॉरी ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये आपको सेम प्लेन में दिख रहे हैं क्या, सेम प्लेन में मतलब क्या, अगर ऐसे साइड से देखोगे तो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे, तो ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। तो क्या है, तीनों भी सेम प्लेन में, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। कितना इजी है, ठीक है। अब देखिए थर्ड, अब यहाँ पे आपको एक चीज मैं बताना भूल गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होता, लेकिन जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इक्वल होता है। ये जो दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब लास्ट क्या है यहाँ पे, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इनके बीच में कुछ रिलेशन है, ठीक है। क्या रिलेशन है, अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन एंगल ले लूं, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल इज इक्वल टू, हमेशा क्या मिलेगा मुझे, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसका साइन रेशियो ले लूं और इसका साइन रेशियो ले लूं, तो दोनों का रेशियो हमेशा मुझे क्या देगा, कांस्टेंट देगा। और इस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे n से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे n क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसका थर्ड लॉ तो है, सेकंड लॉ बोल सकते हैं आपके बुक के हिसाब से, फिर थर्ड लॉ। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। एक मार्क्स में बहुत बार एग्जाम में बोर्ड्स में पूछा जाता है, ठीक है। क्या है, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है कुछ, ठीक है। तो होप आपको यहाँ पे जो पूरा कॉन्सेप्ट था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, जो बेसिक चीजें थी हम लोग ने जो पढ़ी इस लेक्चर में, वो बहुत क्लियर हो गया होगा। ओके, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।